बीजेपी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 23 को फतह करने वाले प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। पहली सूची में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 रणबांकुरों को मैदान में उतारा है। इन चुनावों में बीजेपी का जातिगत समीकरण पर भी फोकस है, तो वहीं इस बार चुनाव की रोचकता दो बघेल के बीच होने वाला द्वंद्व होगा, क्योंकि बीजेपी ने पाटन सीट पर कब्जा करने के लिए सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सांसद विजय बघेल पर विश्वास जताया है। इसके साथ ही सूची में 10 सीटें एसटी और 1 सीट एससी वर्ग को दी गई है, जबकि बीजेपी ने 5 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का कहना है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों की घोषणा की है। 21 सीटों में 9 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं और 10 रिजर्व प्रत्याशियों को 9 सीटों में टिकट दी है। 10 सीटों में टिकट 10 प्रत्याशी बनाए हैं। एक सामान्य सीट से भी आदिवासी समाज को टिकट दी है और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति जाति सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जितने प्रत्याशियों की आज घोषणा हुई है उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी सहित पूरी चुनाव समिति को मैं बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के 21 सीटों की घोषणा चुनाव के 3 महीने पहले की है। चुनाव से 3 महीने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करके बीजेपी ने मिशन 23 का आगाज कर चुनाव को बघेल वर्सेस बघेल की दिशा दे दी है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सांसद विजय बघेल को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि विजय बघेल को बलि का बकरा बनाया गया है। बीजेपी ने जितने प्रत्याशी उतारे हैं उन्होंने पिछले चुनाव में हार का मुँह देखा था। यह बोलना कि ये नए प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से भ्रामक है। यह जरूर है कि इनमें से कोई भी 2018 का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 15 साल के शोषण, कुशासन, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार, उसमें भागीदार 21 चेहरे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को आगे करके सोच ले कि 2018 के पहले कुशासन से जनता का ध्यान हटा लेगी तो जनता का ध्यान नहीं हटने वाला। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि इन 21 चेहरों में उसकी जमानत जब्त होने वाली है। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि पाटन में श्री भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल जी आखिर बलि का बकरा ही तो बनाए गए हैं। बृहस्पति सिंह के सामने लगातार पराजित होने वाले रामविचार नेताम जी एक बार फिर से उनको बलि का बकरा बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है घिसे पिटे चेहरों की सूची है। अब अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे ना, दूसरे वर्ग के लोग को चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी मजबूरी है। नहीं तो उनका बस चलता तो इन क्षेत्र में भी दिए लोगों को चुनाव लड़ाते, क्योंकि मानसिक तौर पे आदिवासी विरोधी पार्टी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी हार के बाद मिशन 23 जीतने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि भाजपा के शीर्ष नेता न केवल छत्तीसगढ़ में विशेष फोकस कर रहे हैं, बल्कि यहां पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रत्याशियों को अपनी तैयारी के लिए अधिक मौका मिलता नजर आएगा। पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ये तैयारियां छत्तीसगढ़ में कमल खिला पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मिशन 23 का आगाज कर दिया है। बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पाटन से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सांसद विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि इस बार 2 बघेल के बीच चुनावी द्वंद्व देखने को मिलेगा। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या है 3 महीने पहले उम्मीदवार तय करने के मायने? भूपेश बघेल को कितनी टक्कर दे पाएंगे विजय बघेल? क्या भूपेश बघेल को घर में गिरने की कोशिश होगी कामयाब? क्या बीजेपी की सूची से कांग्रेस पर पड़ेगा मनोवैज्ञानिक दबाव?
तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं वंदना राजपूत जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बघेल वर्सेस बघेल देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि काका वर्सेस भतीजा देखने को मिलेगा। ऐसे कई तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, जैसे ही निधि जी का आज आपके चैनल के लिए न्योता आया और इस टॉपिक का चयन किया गया जी, तो मैं अभी खड़ा हूं ग्राउंड जीरो में जी, और एक तरफ है विजय बघेल का गांव उरला और बाजू में है भूपेश बघेल जी का गांव कुरुड्डी जी। और वहीं से मैं आपके साथ लाइव जुड़ा। बहुत बढ़िया जी। मैं दोनों गांव में पहुंचा, वहां के गणमान्य नागरिकों के साथ चर्चा किया। जी जी। यहां पर पाटन विधानसभा स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है दिव्यांशु जी। जी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी देने वाली यह पवित्र भूमि। जी। लेकिन यहाँ बघेल जो समाज है, कुर्मी समाज में आते हैं, ये पाटन क्षेत्र में 1000 से ज्यादा नहीं है जी। लेकिन कुर्मी समाज से अन्य जो वर्ग है, वर्मा समाज या चंद्राकर समाज, इनकी बहुलता है। और इसके बाद आता है साहू समाज और है सतनामी समाज, बाकी अन्य समाज के लोग। साहू प्रत्याशी मोतीलाल जी को उतारी जी। और पाटन विधानसभा में 27,497 वोटों से बीजेपी हारी। जहां पर ये दोनों एक ही नर्सरी के राजनीतिज्ञ हैं। स्वर्गीय चंद्रलाल चंद्राकर जी के ये शिष्य हैं, विजय बघेल जी भी, भूपेश बघेल जी, और दोनों साथ ही साथ सफर तय कर रहे थे। भिलाई नगर निगम का जो नगर पालिका का चुनाव आया तो उसमें इनके बड़े पिताजी श्यामा चरण बघेल जी चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस से, तो कांग्रेस से बागी होकर के विजय बघेल जी दूसरा रास्ता अपनाए। मूल बात यहाँ पर यह है जी कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी के साथ उनका टक्कर है। बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री जी बना सिटिंग MP दुर्ग लोकसभा क्षेत्र, ये तो हुआ पाटन का। दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट जो कर रहा हूँ दिव्यांशु जी, जी, यहाँ पर भूपेश बघेल फिलहाल अभी मजबूती से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा बीजेपी किस तरह की रणनीति बनाती। यहाँ पर 21 प्रत्याशी जो हैं, जो आज डिक्लेयर किया गया दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ के मद्देनजर, तो जितने भी सिटिंग MLA थे उनकी टिकट कट गई और ये नए प्रत्याशी हैं। और मुझे सबसे बड़ा इसमें अचंभित करने वाली बात है कि अभनपुर से सीनियर लीडर चंद्रशेखर साहू जी, राम विकास पैकरा पूर्व मंत्री, या फिर संतोष उपाध्याय जी जो राजिम से चुनाव जीते थे, एक बार अमितेश शुक्ला जी को हराए थे। इसी तरह से कह सकते हैं कि पिंकी शिवराज शाह, इनका वोट कटा है। लेकिन ये 21 विधानसभा सीटों की जो बात है दिव्यांशु जी, इसमें मिनिमम 11,806 अंतर के वोटों के अंतर से कोरबा में कांग्रेस जीती थी और 58,132 वोटों से ज्यादा लीड राजिम से अमितेश शुक्ला जी जीते थे। तो ये बड़ा अंतर है और इसको बीजेपी पहले से प्रत्याशी घोषित करके अपने प्रत्याशियों को वहां काम करने का अवसर देना चाहती है। अपने दृष्टिकोण से संगठन के साथ तालमेल हो जाए और जो सिटिंग MLA थे उनके ऊपर ये विश्वास नहीं किए और इन कह सकते हैं कि प्रत्याशियों का नाम वो रखे हैं। अब कांग्रेस भी इसी सामाजिक और जातिगत समीकरण के हिसाब से बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर चंद्राकर। और मैं अब लक्ष्मी जी का रुख करना चाहूंगा, आपके पास वापस आऊंगा। लक्ष्मी जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई विजय बघेल जी को बलि का बकरा बना दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि लिस्ट में तो कुछ खास है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी ये कहने से पहले उनको सोचना पड़ेगा कि एक बार विजय बघेल जी से वो खुद भी हार चुके हैं
तो कहीं आज सांसद है और उनकी क्षेत्र में जब सांसद चुनाव हुआ तो लीड मिला है, तो कहीं कमजोर आंकना, ये मुझे लगता है कि कोई भी प्रत्याशी को ये राजनीति के क्षेत्र में ये बहुत ही जल्दबाजी होगी। और जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आज 21 लोगों के जो नाम लिस्ट जारी हुए हैं, मैं उनको बधाई और शुभकामना भी देना चाहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी है वो निश्चित रूप से चुनाव के प्रति जो राजनीतिक पार्टी होने के कारण और जिन सीटों को हमने अलग अलग ABC ऐसे ग्रेडिंग किया है, और जो हमारे C ग्रेडिंग की जो सीटें हैं उनको हम पहले घोषित करके हम अपने जो जनता है, मतदाता है, संगठन, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब अजय चंद्राकर जी बता रहे थे, उस ढंग से हम एक जनता के बीच में अपनी बात रखना चाहते हैं। और हमारे पास भूपेश सरकार के जो इस 4.5 साल, पौने 5 साल होने आ गए हैं, इस पौने 5 साल में जो नाकामी है उसको लेके आज हमारे जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो जाएंगे, और निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो आने वाले चुनाव में पड़ेगा। और ऐसे भी छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में सत्ता में देखना चाहती है। चलिए ठीक है, वंदना जी के पास जाता हूं मैं। वंदना जी, लक्ष्मी जी की बात सुनी आपने, एक बात बताइए, बीजेपी ने सूची जारी कर दी है, क्या किसी किस्म का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहे हैं? वंदना जी। देखिए दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की ये आंतरिक मामला है, चुनाव नजदीक है और इन लोग जो है 3 महीना पहले प्रत्याशी घोषित करे या पिछले 1 साल पहले भी प्रत्याशी घोषित कर देते तो कांग्रेस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 साल से जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम की है और जनता के बीच जाकर के काम किया है। और मेरे को ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य से चिंतित है, मुल्क बेचैन है, माथे पर सिकंज है, लेकिन इतना डर कि मेरे को लगता है कि पहली बार हुआ है कि इतना दिन पहले प्रत्याशी घोषित करना। चलो अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हैं और बधाई भी देते हैं, लेकिन अभी लक्ष्मी जी की मैं बात सुन रही थी कि अब वो प्रत्याशी जनता के पास जाएंगे, मतलब पिछले 4.5-5 साल से इन लोग जनता के बीच में नहीं थे। पहले प्रत्याशी घोषित करके इन लोग ये चाह रहे कि अब जनता के बीच जा करके उन लोग सामंजस्य बनाए और बातें करें। और अब तो मेरे को जो सीट या जो प्रत्याशियों को देख करके तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की जमानत भी नहीं बचने वाली है। एक ऐसे प्रत्याशी को दिए हैं, अगर हम राम विचार नेताम जी की बात करते हैं, जो इंदिरा बैंक में घुस के आरोपी है, आप उसको टिकट दे दिए हैं। जो लाखों गरीबों के पैसे को गमन कर दिए हैं, ऐसे आरोपी को आप टिकट दे दिए हैं, तो निश्चित तौर पर जनता जानती है कि उनको सबक सिखाएगी। जैसे 2018 में सबक सिखाए थे, वैसे अभी 2023 में सबक सिखाएगी। रही बात 5 साल की बात करते हैं, तो हम तो 15 साल बनाम 5 साल है, 9 साल हम नरेंद्र मोदी जी की जो नाकामी है उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अब आप सबसे बड़ी बात यह है दिव्यांशु जी, अब इन लोगों के मुंह में एक चीज नहीं दिखता, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब इन लोग नहीं बोलते, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब नहीं बोलते। मतलब आप समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ में मोदी की जो जादू है, उसकी जो चमक है, बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने। रही बात, अगर वहां पर बघेल कोई भी खड़े हो, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम देखिए, एक है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मतलब भूपेश है तो भरोसा है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। इन लोगों को ये गलत फहमी है कि वहां पर अगर बघेल वर्सेस बघेल कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। इन लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा है पूरा देश में गूंज रहा है। तो इन लोग जितना भी ज्यादा सोच ले या जितना भी प्रत्याशी घोषित कर ले, और एक बात और है दिव्यांशु जी, कि लोग भतीजावाद, भाईवाद पर बात करते हैं। खैरागढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के उनके जो भांचे हैं, उसके भांचा को वहां पर टिकट दिया गया है। क्या ये जातिवाद नहीं है या भतीजावाद नहीं है? आप रमन सिंह के उनके बेटा को आप
सांसद बनाओ। ठीक है वंदना जी उस पे भी अपन कभी बात करेंगे, उस पे भी बात करेंगे, वो एक अलग विषय है, उस पे भी अपन आएंगे, कभी उस पे बात करेंगे। आज अपन जो मुद्दा अपना है उस पे अपन रहते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा और लक्ष्मी जी मैं आपके पास भी आऊंगा। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर चंद्राकर का। डॉक्टर चंद्राकर, जो बात लक्ष्मी जी कह रही हैं कि एक बघेल के सामने एक दूसरे बघेल को खड़े कर देने मात्र से क्या बीजेपी जीत जाएगी? क्या बीजेपी मुगालते में है या बीजेपी को भरोसा है कि नहीं, हाँ विजय बघेल के सहारे चुनौती दी जा सकती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को? दिव्यांशु जी, पाटन की राजनीति में यहां पर कुर्मी समाज का सदैव से मोनोपोली रहा है जी। लेकिन चाहे वो उदयराम वर्मा जी हो, चाहे वो केजूराम वर्मा जी हो, वहां से बढ़ते बढ़ते भूपेश बघेल जी या फिर विजय बघेल जी का। लेकिन यहां पर पाटन में वर्मा समाज और चंद्राकर समाज, सतनामी समाज और साहू समाज तय करते हैं। बघेल लोग तो पूरे पाटन में 1000 से भी कम है दिव्यांशु जी। और दोनों परिवार में इस तरह का अलग अलग पार्टी में होने के कारण प्रतिस्पर्धा। लेकिन यहां पर पाटन में तो काफी दिलचस्प चुनाव होगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं और सानिध्य चाहूंगा दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ पाटन विधानसभा को कवर करने आप बिल्कुल आइएगा, हम साथ चलेंगे पाटन विधानसभा। तो यहां पर ये जो 21 सीटों की बातें हैं, जैसे वंदना जी जो कह रही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि कोमल जंघेल जी बहुत सीनियर लीडर थे खैरागढ़ के जी, और उनके जगह में विक्रांत सिंह जी को टिकट मिली, ये भी बात सही। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि चंद्रशेखर साहू का टिकट काटना, मोतीलाल साहू का टिकट काटना, ये साहू समाज बहुत संवेदनशील होते हैं दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़, बिल्कुल, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, सभी विधानसभा में इनका इंपैक्ट है जी। और बीजेपी में एक समय में आज के जो लीडर देखते हैं या एक्स सीएम देखते हैं, उनसे भी सीनियर लीडर रहे चंद्रशेखर साहू जी। तो ये डीमेरिट भी, जो भी पार्टी जातिगत समीकरण में कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाएंगे, उनको उसका डीमेरिट देखना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि वहां से साहू प्रत्याशी अबनपुर से दी है। लेकिन संतोष उपाध्याय जी बहुत कर्मठ, बहुत ही संगठन के बहुत ही इंपैक्ट छोड़ने वाले राजनीति में बीजेपी से रहे हैं दिव्यांशु जी। और संतोष उपाध्याय जी का टिकट कटना अचंभित करता। इसी तरह से बात आती है राम सेवक पैकरा जी का। तो मूल बात यह है कि यहां पर गैप बहुत ज्यादा है इन 21 विधानसभा सीटों में, कहीं 58,000, 56,000, 32। स्वयं रामानुजगंज से जहां से रामविचार नेताम जी लड़ रहे हैं 32,916 जी। या फिर हम लोगों के साथ पैनलिस्ट होते थे दुग्गा जी, देवलाल जी ठाकुर, वो निर्दलीय लड़े थे पिछले समय और इस समय बीजेपी उनको टिकट दी है। लेकिन बीजेपी वहां पर सेकंड पोजीशन में जो थी उसमें भी काफी अंतर है, 33,103 वोट का जी। तो यह दिलचस्प होगा, बीजेपी यहां पर इतनी बड़ी गैप है, उसको बांटने के लिए पहले से प्रत्याशियों का चयन की है और अपने प्रत्याशियों को पर्याप्त समय दे रही है कि आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। आपके ऊपर पार्टी बिलीव करती, फेथ करती है और पूरी संगठन आपके साथ है। लेकिन दूसरे तरफ भूपेश बघेल जी की नीतियों का काट बीजेपी किस तरह से निकालती है, ये घोषणा पत्र आने के बाद दिखाई देगा दिव्यांशु जी। चलिए आप ही की बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, जो बात डॉक्टर चंद्राकर कह रहे थे उसी को मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा कि अच्छा है कि आपने जल्दी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और मौका भी है, आपके पास समय है, मौका है और आप जाएंगे भी जनता के बीच में। लेकिन जो बात अभी वंदना जी कह रही थी कि अगर आप अभी जा रहे हैं तो पहले से नहीं गए थे, और वो तो अपने 4.5 साल के जो काम है उसको लेकर के जाएंगे, आप कैसे जनता के बीच में जाएंगे? और ये जो नाम आपने तय की, जो बात गैप वाली बात जो बोल रहे हैं डॉक्टर चंद्राकर के, यहाँ गैप भी बहुत ज्यादा है, उसको कैसे पाटेंगे आप लक्ष्मी जी? देखिए दिव्यांशु जी, राजनीति में बहुत सारी चीजें जो है बनती और बिगड़ती रहती है। और अभी वंदना जी कह रही थी कि भूपेश है, भरोसा है, इसमें भूपेश है तो भ्रष्टाचार है,
ये चीजों को करके कांग्रेस की सरकार ने दिखाया है वंदना जी। इसको आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ घोटाले ही घोटाले हुए हैं। इसको छत्तीसगढ़ की जनता नजरअंदाज नहीं करेगी। दूसरी बात आप कह रही थी कि क्या अभी तक के आप नहीं गए, अभी सामूहिक नेतृत्व में पूरा जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की नाकामी है और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल है, हमारे 15 साल की जो उपलब्धि है, निश्चित रूप से उसको लेके हम जनता के बीच जा रहे थे। लेकिन राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनाव के लिए जब प्रत्याशी तय होते हैं तो उन प्रत्याशियों को फ्रंट में रख के चुनाव लड़ना होता है और उसके आधार पे जनता जो है वो निर्णय देती है। इस चीज को स्वीकार जनता जो है वो हमारे प्रत्याशी हम पहले तय किए हैं, निश्चित रूप से वो आम जन से जाए, अपना परफॉर्मेंस दिखाए, आम जनता के बीच में। देखिए राजनीतिक एक निर्धारित समय में होना है और उसके पहले अगर हम सक्रियता से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो कांग्रेस में हड़बड़ाहट और छटपटाहट है वो मुख्यमंत्री जी के बयान से नजर आ रही है। इन्हें भय हो गया है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी आज डिक्लेयर हुए हैं, मैं मानती हूं कि बड़े सीनियर लीडर हैं, वो भी सहमत है उन प्रत्याशियों के साथ काम करने में, पार्टी को आगे ले जाने में, और पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित है केंद्रीय टीम के द्वारा उनको जिताने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। और सारी पार्टी के सत्ता जो संगठन है हमारे वो सारे लोग मिलके प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। आज कांग्रेस सरकार की जिस प्रकार से नाकामी छत्तीसगढ़ में है वो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है वंदना जी। आप कितना भी कह लें, आपने 36 जो वादे किए हैं उनमें आपके आधा से भी ज्यादा वादे पूरे नहीं हुए हैं और उन वादों में सबसे बड़ा जो वादा है वो आवास का है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने घर नहीं बनने दिया। ठीक है, चलिए ठीक है। महिलाओं के लिए आपने, ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है जी वंदना जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि बिन दुल्हा के बारात निकाल रही है। आप देखेंगे इनका दुल्हा ही पता नहीं है और बारात निकल गई है। और सबसे बड़ी बात लक्ष्मी जी बोल रही थी भ्रष्टाचार की, तो जब खुद के घर शीशे का हो तो दूसरे के घर को नहीं मारते पत्थर से। लक्ष्मी जी, ये आपको मालूम है। आप 9 साल की जो रमन सिंह के या नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यकाल है या 15 साल रमन जी के जो कार्यकाल है, उसमें आप लोगों को बताने के जनता के लिए एक भी मुद्दा है तो आप मेरे को बताइए। क्या बताएंगे आप लोग? ये बताएंगे कि पिछले समय डॉक्टर रमन सिंह ने प्रत्येक परिवार को एक जो किसान, एक मिनट लक्ष्मी जी एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। बताएंगे कि रमन सिंह ने वादा किया था कि प्रत्येक जो परिवार है, आदिवासी परिवार है, उसके बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या आप ये बताएंगे या आप में ये बताने में हिम्मत है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के कारण आज महिलाएं जो है महंगाई से त्रस्त हैं, आज किचन में संकट है। इतिहास में पहली बार टमाटर 200 रुपए की पार, इतिहास में पहली बार गैस सिलेंडर 1200 रुपए की पार, इतिहास में पहली बार जो पेट्रोल डीजल 100 के पार, और इतिहास में पहली बार जो गरीब जीरा में जो दाल में तड़का लगाता है जीरा, वो 800 रुपए किलो की पार। तो ये महिलाएं तो सब देख रही है। क्या महिलाओं को आप ये बता सकते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, वो आए कि नहीं? आप क्या जनता को ये बता सकते हैं कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे? तो आप कितने लोगों को रोजगार दिए, या जो रोजगार जिनको मिल रहा था तो उसको भी बेरोजगार कर दिए? या आप ये बता सकते हैं कि किसानों की आय दुगुनी करने की 2022 में आपने जो वादा किया था, आज किसानों की आय दुगुनी कहाँ हो गई? बल्कि किसानों की जो उसके कंधे पर आप अधिक कर्ज लादने का काम कर रहे हैं। अब जो किसान जो पुर्जे इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, उसमें इतना एक्साइज ड्यूटी लूट रहे हैं कि किसान आज मजबूर हो गया है। चलिए ठीक है, किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप। ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है वंदना जी। लक्ष्मी जी से मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा संक्षिप्त में। लक्ष्मी जी जो बातें वो बोल रही हैं कि हाँ ये बातें जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि हाँ भाई महंगाई का क्या हुआ या रोजगार का क्या हुआ, क्या जवाब देंगे आप? 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के दौरान जो फ्री में चावल दिया है, लोगों का जो भोजन है वो चावल और गेहूं जो है उससे पेट भरता है, जीरा से पेट नहीं भरता। वंदना जी, जिस प्रकार से भारत की आज 5वीं चलिए ठीक है
मांगेंगे? हुई है। अरे कितना इसको नकारा चुनाव नहीं के जा नाम से सकता। वोट मांगेंगे आज भाई? भारत की क्या अर्थव्यवस्था जनता का निश्चित अधिकार रूप नहीं से है आज भोजन करने की? जो है वो चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, अधिकार लक्ष्मी जी, वंदना जी, बढ़ा है और ठीक है आरोप प्रत्यारोप चलिए ठीक है अपनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका भी, वंदना जी आपका भी, और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 21 प्रत्याशियों की जो सूची है वो बीजेपी ने जारी कर दी है, और इस बार जो पाटन विधानसभा सीट है वहां पर बघेल वर्सेस बघेल देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ अब यह देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने क्या विजय बघेल टिक पाएंगे और क्या उन्हें चुनौती दे पाएंगे। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।